हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग में हम पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, उसके पदाधिकारी कौन कौन है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उनके पास क्या शक्तियाँ होती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग एक ऐसा निर्वाचन आयोग है जो भारत में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को संपूर्ण कराने का कार्य करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में आगे बढ़ते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है। तो स्वायत्त का अर्थ होता है भारतीय निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी एकदम स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र संस्था के रूप में इसे जाना जाता है, इसलिए इसे स्वायत्त कहते हैं। अर्धन्यायिक संस्था से अर्थ है कि भारतीय निर्वाचन आयोग है वो किसी भी विषय पर विवाद उत्पन्न होने पर जांच आयोग बिठाकर उसकी जांच करवा सकता है, इसलिए इसे अर्धन्यायिक संस्थान भी कहते हैं। तो स्वायत्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग को एक स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान कहा जाता है। स्वायत्त का अर्थ है कि भारतीय निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसलिए इसे स्वायत्त कहते हैं। और अर्धन्यायिक संस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः न्यायिक संस्थान नहीं है। अगर किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होता है तो यह जांच आयोग का निर्माण करके उस विषय पर जांच करवा सकता है, इसलिए इसे अर्धन्यायिक संस्थान कहा जाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र संस्थान है और अर्धन्यायिक संस्थान है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो इसका गठन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। यानी निर्वाचन आयोग का गठन इसलिए किया गया क्योंकि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जो भारत सरकार की प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनमें सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए इसे का गठन किया गया था। यानी लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए इसका गठन किया था, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए इसका गठन किया गया था। यानी भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं लोकसभा, राज्यसभा, इन प्रतिनिधि संस्थानों के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इनका गठन किया गया है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि भारत सरकार की जो संस्थाएं उनके सदस्यों को चुनने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वप्रथम इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 का। इसका अधिकार क्षेत्र यानी संपूर्ण भारत में यह कार्य करता है। इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह संपूर्ण भारत में कार्य करता है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना इसकी बार बार परिवर्तित होती रही है। तो संरचना के बारे में अगर बात करें तो इसकी संरचना में बार बार परिवर्तन होता रहा है। संरचना की अगर बात करें तो इसमें बार बार परिवर्तन हुआ। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि 3 लोग यहाँ पर हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें, अगर उससे पहले की बात करें जब यह गठित हुआ था 1950 में सर्वप्रथम, तब से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त अर्थात एक सदस्य ही इस निकाय में था। भारतीय निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक सदस्य था,
कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही यहाँ पर सदस्य था, उसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, यानी कि एक सदस्यीय निकाय था। कब से कब लेके 1950 इसका गठन से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें एक सदस्य निर्वाचन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ही था, इसके अलावा कोई सदस्य नहीं था, यानी एक सदस्यीय निकाय ही था। इसके बाद फिर से इसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद 16 अक्टूबर को फिर इसमें परिवर्तन हुआ और 16 अक्टूबर 1989 से लगाकर 1 जनवरी 1990 तक वापस इसमें को 3 सदस्य बनाया गया, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त में वापस इसे परिवर्तित किया गया। कब से कब तक? 16 अक्टूबर 1989 से लगाकर 1 जनवरी 1990 तक वापस इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था। इसके बाद 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक फिर से इसे एक सदस्यीय निकाय बनाया गया, यानी कि 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 के बीच फिर से इसमें एक सदस्य ही नियुक्त किया गया, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ही नियुक्त किया गया था और इसमें फिर से परिवर्तन हुआ। इसके बाद फिर से इसमें परिवर्तन हुआ और इसमें परिवर्तन हुआ और ये 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान तक इसमें 3 सदस्यीय निकाय है, यानी कि वर्तमान में इसमें 3 सदस्य कार्य कर रहे हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि इसमें बार बार परिवर्तन हुआ। पहले एक सदस्यीय था, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही था, 2 अन्य सदस्य नहीं थे। उसके बाद वापस इसमें 3 सदस्यीय बनाया गया, उसके बाद फिर से एक सदस्य हुआ और फिर से 3 सदस्यीय बनाया गया, यानी वर्तमान में यानी 1 अक्टूबर 1993 से लेकर अभी तक इसमें 2 सदस्य अन्य चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि कुल मिलाकर 3 सदस्य इसमें वर्तमान में है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति एवं कार्यकाल की अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इनके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि जिसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वो कार्यकाल उनका समाप्त हो जाता है, और जिनकी आयु 65 वर्ष से पहले 6 वर्ष की अगर उनकी जॉब हो जाती है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो जाए तब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो 6 वर्ष पहले हो और 65 साल पहले हो, दोनों में से जो भी पहले हो तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर तीसरी बात करें, इनकी आयु चुनाव आयुक्त के वेतन और वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। तो चुनाव आयुक्त का वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त के महाभियोग को लगाने की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, यानी कि अन्य किसी माध्यम से नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और चुनाव आयुक्त का वेतन भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। अगर इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो ये क्या क्या कार्य करती है, अगर इसकी बात करें तो निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन व आयोजन करवाए। यानी निर्वाचन आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों को पर्यवेक्षण यानी कि देखे, निर्देशन उसके निर्देश दे तथा उनका आयोजन कराए, यानी चुनाव का आयोजन कराए, चुनाव की जांच करे और उनके लिए जो निर्देश देने हैं आवश्यक वो दे, ये उसका उत्तरदायित्व होता है। अगर आगे बात करें तो वह राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव करता है, यानी कि वह किसके चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव, संसद का चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव को करता है। तो चुनाव आयोग का काम राष्ट्रपति के चुनाव कराना, संसद में लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कराना तथा राज्य विधानसभा के चुनाव कराना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर आगे बात करें तो निर्वाचन की नामावली तैयार करना,
अगर आगे बात करें तो निर्वाचन की नामावली तैयार करना, यानी निर्वाचन की जो नामावली होती है, शीट होती है, वो तैयार करवाना, नाम जुड़वाना, जो नाम हट गए, मृत्यु हो गई जिन लोगों की, उनके नाम हटाना आदि कार्य करवाती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है, यानी जो नए राजनीतिक दल बने हैं उनका पंजीकरण भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर और के दलों के रूप में वर्गीकरण, उनको मान्यता देना और निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह देना। यानी जो राजनीतिक दल बने हैं तो राष्ट्रीय स्तर के दल कौन से हैं, राज्य स्तर के दल कौन से हैं, उनका वर्गीकरण करती है, उन चुनाव दलों को मान्यता देती है और निर्दलीय को चुनाव चिन्ह देने का कार्य भी चुनाव आयोग का होता है। अगर आगे बात करें तो सांसद, विधायक की अयोग्यता, यानी कि दल बदल को छोड़कर सांसद और विधायक अगर अयोग्य हो जाते हैं, यानी कि दल बदलने के कारण को छोड़कर अगर कोई विधायक या सांसद अयोग्य होता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना, यानी कि उसको हटाने की या उसको अयोग्य घोषित करने की सलाह राष्ट्रपति और राज्यपाल को चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। तो दल बदल कानून को छोड़कर कोई भी अयोग्य होता है सांसद या विधायक, दल बदल को छोड़ करके, तो वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है कि यह विधायक या सांसद अयोग्य है, इसलिए इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। अगला, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के निर्वाचन के लिए विशेष अयोग्य घोषित करना, यानी गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना, यानी कि जो व्यक्ति निर्वाचन में अनुचित उपायों का उपयोग करता है, यानी कि कानून के विरोधी उपायों का उपयोग करता है, तो उन व्यक्तियों के निर्वाचन को अयोग्य घोषित करने का काम भी निर्वाचन आयोग का होता है। अगर आगे बात करें तो आती है हमारी निर्वाचन आयोग की शक्तियां, उनके पास क्या क्या शक्तियां होती है। तो हम पहली शक्ति की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि के चुनाव से संबंधित अधिकार होते हैं, यानी भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनावों को संपन्न कराने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। अगर अगली शक्ति की बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, तहसील और जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं उनका पूर्ण करने का काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम यह नहीं होता कि वो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, तहसील या जिला परिषद के चुनाव को संपन्न कराए। उसके लिए राज्य स्तर पर राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग का काम होता है संसद के चुनाव, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और आदि के चुनाव को संपन्न कराना होता है। अगर आगे बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा ही नियंत्रित नहीं होती, उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से भी नियंत्रित होती है। यानी कि बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की, जो कि अनुच्छेद 324(1) में है, निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं होती, यानी कार्यपालिका का कोई नियंत्रण चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग पर नहीं होता। उसकी जो शक्तियां हैं, यानी नियंत्रित करने की शक्तियां हैं, वो निर्वाचन संबंधी जो संविधान में उपाय दिए गए हैं उनसे होती है, या संसद कोई कानून बनाकर अगर उसे नियंत्रित करना चाहे तो कर सकती है। कार्यपालिका उसे नियंत्रित नहीं कर सकती, या तो संविधान में जो उपाय दिए गए संवैधानिक उपाय उसके द्वारा वह नियंत्रित होती है, या संसद कानून बनाकर उसे नियंत्रित कर सकती है। कार्यपालिका द्वारा उस पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। अगर आगे बात करें तो चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करने का काम भी इनका होता है कि यह चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करती है कि कब कब किस किस राज्य में कैसे कैसे चुनाव कराने, चुनाव चिन्ह कौन सी पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित करना है ये देखती है, और निष्पक्ष चुनाव करने की निर्देश देती है, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करने के निर्देश देती है। तो चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करती है, चुनाव चिन्ह आवंटित करती है और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश भी देती है। अगर आगे इसकी बात करें तो भारत में निर्वाचन आयोग ने कई सुधार किए हैं। अगर इन सुधारों को देखें तो हम
3 चरणों में ले सकते हैं इन सुधारों को। तो निम्न चरणों के माध्यम से हम समझते हैं। प्रथम चरण जो कि 1950 से 1996 के बीच में हुआ था, मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यहाँ पर फोटो युक्त पहचान पत्र यानी वोटर आईडी पर फोटो युक्त पहचान पत्र, ईवीएम का प्रचलन, ईवीएम मशीन का प्रचलन हुआ था और 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर पाबंदी थी। यानी एक व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की पाबंदी लगी हुई थी कि एक व्यक्ति 2 विधानसभा क्षेत्र या 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार की मृत्यु होने पर पहले चुनाव निरस्त हो जाता था, अब ये सुविधा हटा दी गई है कि उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव निरस्त नहीं होता है, चुनाव को कैंसिल नहीं किया जाता है। अगर द्वितीय चरण को हम देखें सुधारों के, तो उसमें हुआ था कि द्वितीय चरण की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः 50-50 अनुमोदक और 20-20 अनुमोदक एवं प्रस्तावक रखे जाएंगे। यानी राष्ट्रपति अगर कोई चुनाव लड़ता है तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई लड़ता है तो उसे 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है। ये एक द्वितीय चरण में हुआ जो कि 1996 से 2000 के बीच हुए थे। जमानत राशि बढ़ाकर 15,000 रुपये तय कर दी गई थी यहाँ पर, और जमानत राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये तय किया था। और 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो आप मतदान देते हैं वहाँ पर पोस्टल बैलेट मतदान की शुरुआत की गई थी, जो कि 1999 में, जो कि द्वितीय चरण में सुधार के उपाय हैं। अगर इसकी आगे बात करें तृतीय चरण की, जो कि 2000 से वर्तमान तक है, तो वीवीपैट यहाँ लागू हुआ था। पॉक्सी मतदान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर रहता है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पर उसका मत दे सकता है, जो कि अभी शायद लागू नहीं है। नोटा का प्रावधान हुआ था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया था। और खर्च पर निर्वाचन आयोग, यानी चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो उसने कितना धन खर्च किया इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने का काम उसका है। पिंक बूथ का अर्थ है यहाँ पर सारी जो बूथ पर होगी वो लेडीज लोग ही रहेंगे, और चुनाव का सारा कार्यक्रम उन लेडीज लोगों द्वारा ही किया जाएगा। अगर आगे बात करें तो जीपीएस आधारित ईवीएम, यानी कि जीपीएस सिस्टम पर आधारित ईवीएम को लाया गया था, और वीवीपैट से मतगणना की गई थी। यानी मशीन के द्वारा मतगणना का प्रावधान भी तृतीय चरण में सुधार के द्वारा किया गया था, और ईवीएम में जीपीएस सिस्टम लगाने का काम भी तृतीय चरण के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।